प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक लेटेस्ट वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल बोर्ड के पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और साथियों, एक बात मैं आप सभी को और बता देना चाहता हूं कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और इस पूरे पेपर को तैयार करने के बाद 2024 के बोर्ड के पेपर में, गृह विज्ञान वाले पेपर में 70 में 70 स्कोर हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। कोई नहीं रोक सकता है। आपका पेपर बच्चों 5 मार्च 2024 को होने वाला है। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना और इस पूरे पेपर को 5 मार्च के पेपर में जाकर के छाप देना, क्योंकि ऐसा ही पेपर आप सभी को 2024 वाले पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइए बच्चों, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर का थोड़ा सा आइडिया देखने को मिल जाएगा। ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर, अनुक्रमांक लिख देना। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि जब भी आपका पेपर बेंच से नीचे गिरेगा ना, तो आपको ही पता चलेगा और आपको ही मिल जाएगा। ठीक ना। क्योंकि आपका पेपर भी गुम भी होता है, तो इस कंडीशन में आपको ये दोनों चीजें लिखने के बाद मिल जाता है। ठीक ना। अब चलो, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि इस पूरे पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। सबसे पहले तो बच्चों 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। पूरा पेपर 70 नंबर का रहने वाला है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। ठीक ना। सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। बच्चों, ये जो पेपर होने वाला है ना, 2 खंड में होने वाला है। ठीक है। खंड अ जो होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको OMR आंसर शीट पर हल करना होगा। और जो खंड ब है उसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये सेक्शन 50 नंबर का रहने वाला है। और बहुविकल्पी खंड अ है वो 20 नंबर का रहने वाला है। तो बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो के माध्यम से आपको मैं 70 में 70 दिलाने की कोशिश करूंगा। ठीक ना। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाओगे ना, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप तैयार कर सकते हो भाई। ठीक ना। आप ला सकते हो, टॉपर बन सकते हो। तो ये बच्चों, टाइम को ना वेस्ट करेंगे और सबसे पहले खंड अ के सारे प्रश्नों को फटाफट हल कर लेते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? भोजन, शिक्षा, फैशन या आवास? तो भोजन तो है भैया, आप सभी को पता है। शिक्षा भी है, आप सभी को पता है। आवास भी है। लेकिन पारिवारिक बजट के अंतर्गत फैशन या दुकान को नहीं रखा गया है। इस बात को ध्यान में रखना। 1 नंबर यहाँ से पा गए बच्चों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि बजट सफल कब होता है? व्यय कम करके, आय व्यय के सही संतुलन से, या आय बढ़ा करके, या बचत करके? तो बजट आपका सफल कब होगा? जब हम आय और व्यय के बचत में, ठीक है, बजट में सही प्रकार से संतुलन कर पाएंगे। ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? वाक चेक, क्रॉस चेक, दोनों, या कोई नहीं? तो सबसे सेफ चेक ना बच्चों, वो क्रॉस चेक होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 है, तो 15 किलो गेहूं की कीमत बताना है। अच्छा, ये बताओ कि 1 क्विंटल गेहूं का कीमत 2000 है, तो 1 क्विंटल में कितना किलो होता है? 100 किलो। 100 किलो गेहूं का दाम कितना है? 2000। तो सबसे पहले आप ये लगा दो कि 1 किलो गेहूं का दाम कितना होगा बच्चों। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 रुपया निकल करके आ जाएगा 1 किलो गेहूं का दाम। इसी प्रकार से 15 किलो गेहूं का दाम निकालने के लिए 15 में 20 से गुणा कर लोगे ना, तो 15 गुना 300 निकल करके आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना और इसी तरीके से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हल भी करना है। ठीक ना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ठीक है, ओम, डेसिबल, जूल या एम्पियर? तो ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं, क्योंकि भैया जो भी आवाज़ होती है ना, उसको डेसिबल में, डीबी में मापा जाता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक ना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में
किसके निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी है। ठीक ना, ये आपको बताना है। तो वायुमंडल में किसकी भाई निर्माण से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, CO2 या सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे CO2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, क्योंकि भैया इसी के निर्माण से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक ना, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि वे टिकाऊ नहीं है, ठीक है, वे गैर बायोडिग्रेडेबल है, वे विषाक्त जहरीले पदार्थों से बने हुए हैं, या वे वायुमंडल गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। तो बच्चों हम प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों इसका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे गैर बायोडिग्रेडेबल है। ठीक ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, डिग्रेडेबल का मतलब कहने का सेंस क्या होता है? क्योंकि भैया ये जो हमारा जो पृथ्वी होता है ना, मिट्टी होता है, ये मिट्टी में जल्दी मिल नहीं पाता है। ठीक ना, माने इसका कंपोस्ट जल्दी से बन नहीं पाता है। ठीक ना, इसलिए। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सा है? CFC, DDT या CH4 या O3 ओजोन। ठीक है, तो ओजोन परत के ह्रास के लिए जो भी ह्रास होता है, क्षति होता है, उसमें CFC माने सबसे मेन एलिमेंट होता है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक ना, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि घर पर सिलाई करने से बचत होती है। किसकी बचत होती है? समय की, धन की, कपड़े की, या समय, धन और कपड़े तीनों की। तो बच्चों घर पर हम सिलाई करेंगे ना, तो सभी प्रकार की बचत हो सकती है। ठीक ना, समय, धन और कपड़े की। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि कपड़े की कटाई करने के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि निशान आसानी से छूट ना जाए, छूट जाए, निशान सुंदर से बनता है, काटने में आसानी होती है, या निशान अस्थाई होता है। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक ना, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे जो भी निशान बनाए जाएंगे ना, वो आसानी से छूट जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? कपड़े की कटाई मिल्टन चाक से हम करते हैं। कपड़े पे जो भी निशान लगाया जाता है वो मिल्टन चाक से लगाया जाता है। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप क्या है? कमर, कंधा, वक्ष, लंबाई सीट पैंचा, लंबाई गला कमर, या वक्ष कमर या गला। ठीक ना, तो बताना है कि धड़ से नीचे, धड़ से नीचे मतलब गर्दन से नीचे के वस्त्रों को, ठीक है, आवश्यक नाप क्या है? तो सबसे तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे? वक्ष नाप लेंगे, छाती नाप लेंगे, कंधा नाप लेंगे और कमर नाप लेंगे। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, कैसा होता है? ऊनी, रेशमी, मोटा या सूती। तो मिल्टन क्लॉथ का जो भी कपड़ा होता है ना बच्चों, वो रेशमी टाइप का होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है। क्या होता है भैया? क्षय रोग, मोटापा, मलेरिया या निर्जलीकरण। ठीक है, तो अत्यधिक वमन और अतिसार की वजह से निर्जलीकरण हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगा, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार का, एक सा, प्रोटीन युक्त या खनिज युक्त। तो सभी रोगों में आहार किस प्रकार दिया जाता है? प्रोटीन युक्त दिया जाता है। ठीक ना, प्रोटीन युक्त। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए सबसे लाभदायक चीज़ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम टेट्राक्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं। तो ज्वर में पसीने के साथ, ठीक ना, ज्वर में पसीने के साथ क्या सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है, ये आपको बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना। एक बार इसको देख भी लेना, चेक भी कर लेना। ठीक ना, एक बार इसको आप देख लेना। ठीक ना, गूगल भी कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, तो ये तो बच्चों मैंने कई बार हमने बता रखा है। ठीक ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन भी बता देना। ठीक ना, कई बार हमने बता रखा है। ठीक ना, और एक क्वेश्चन और बताना कि सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताना, जिन बच्चों को पता होगा। ठीक ना, कंजूसी मत करना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बर्फ की टोपी का प्रयोग क्यों करते हैं? घर से बाहर जाते समय, ठंडी सेंक के लिए, ठंड से बचाव के लिए, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बर्फ की टोपी का इस्तेमाल हम ठंडी सेंक देने के लिए करते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपयोग क्या है? भाप देना, टेल्कम पाउडर छिड़कना या स्पंज कराना, ठीक है, या कुछ ना करना। स्पंज करना होता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखना, कई बार आ चुका है। ठीक है, स्पंज करना मतलब कि पोछना, पोछा लगाना, शरीर को क्या करना, पोछा लगाना। ठीक है, चलो, कपड़ा भिगो करके पोछा लगाया जाता है, उसी को स्पंज करना बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है? ठंडी सेक, गर्म सेक, पोल्टिस या बुखारा। तो तीव्र ज्वर में हम क्या करते हैं भैया? ठंडी सेक देते हैं, इस बात को ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बर्फ लगाना, टूर्निकेट, दबाव डालना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिक अस्थिभंग की दशा में टूर्निकेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्लड को रोकने का काम करता है यही। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो, अब बच्चों खंड ब की तरफ मुड़ जाते हैं। अगला जो सेक्शन हमारा पूछा जाता है ये 50 नंबर का पूछा जाता है। ठीक ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ, उसका थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दूंगा कि धन संचय करने के लिए 2 सरकारी संस्थानों का नाम लिखिए। ठीक ना, एक तो हो जाएगा बैंक और एक हो जाएगा आप सभी का क्या, ये हो जाएगा आप सभी का डाक खाना। क्या हो जाएगा? डाक खाना हो जाएगा। ठीक है, या आप LIC जैसी संस्थाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंटेड है। ठीक ना, गवर्नमेंटेड अलाउ है, इस प्रकार से धन को संचय कर सकते हो। 2 ही को लिखना है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अशुद्ध जल से क्या मतलब होता है? इसके लिए 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, इसके बारे में बताना है। अशुद्ध जल का मतलब ही क्या होता है? ठीक ना, इसके बारे में बताना है। कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक होता है? इसके बारे में बताना है, ये भी 2 नंबर का आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है भैया। अगर आप कपड़ा काटने से पहले नाप नहीं लोगे ना तो फिटिंग का नहीं बनेगा, डिजाइन के हिसाब से नहीं बनेगा, आपका कपड़ा खराब हो जाएगा, इसलिए नाप लेना अति आवश्यक होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियाँ होती है? इसके बारे में बताना होता है। ठीक ना, भोजन को बार बार गर्म करेंगे तो उसमें जो भी प्रोटीन खनिज पदार्थ होते हैं, माने हवा के माध्यम से, एयर के माध्यम से, या ठीक ना, माने नष्ट ही होते हैं। ठीक ना, इसलिए भोजन को बार बार गर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की स्पीड कितनी होती है? तो नाड़ी की स्पीड होता है 72 बार। क्या होता है? 72 बार होता है, माने 72 से 80 बार भी लिख सकते हो। ठीक ना, अप्रॉक्स में लिख देना, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मोच के लक्षण लिखिए, 2 नंबर का आता है बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोच का लक्षण क्या होगा? सबसे पहले तो सूजन आ जाना, सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक ना, फूलने के बाद आपको दर्द भी होगा, पीड़ा होगा। ठीक ना, बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये मोच के लक्षण हो जाएंगे। 2 लाइन में लिख दोगे, 2 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि बजट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, कई बार हमने बता भी रखा है। ठीक ना, ज्वर से क्या तात्पर्य होता है? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप किस प्रकार का चार्ट तैयार करके बनाएंगे, इसके बारे में बताना है। 2 नंबर का 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर इसके लिए। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये का 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो मूलधन गुणे 10 गुणे समय बटा 100। ठीक है, आपस में गुणा कर लोगे। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 5 30 का 108, 108 रुपये ब्याज निकल करके आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है, आसानी से कर सकते हो भाई। बचने को कारण लिखोगे तो 2 नंबर, बचने को उपाय लिख दोगे तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कपड़ा सिलने से पूर्व किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? इसके लिए 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चा कि पारिवारिक बजट से क्या लाभ होता है? ठीक ना, और एक उत्तम बजट की, ठीक है, किन 4 प्रकार की विशेषताओं के बारे में लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपशिष्ट प्रबंधन से क्या समझते हैं और कचरे का निस्तारण कैसे कर सकेंगे, इसके बारे में लिखिए, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। कुल मिलाकर के यहाँ से 18 नंबर का सेक्शन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नाम सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।